हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देख ही ली होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताया था। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री बताते बताते मैं आपको कुछ और भी बताने लग गया था साथ में, जिससे थोड़ा सा आपको भी शायद कंफ्यूजन होगा। अब मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, एक तो कैश डिपॉजिट करने में होती है और कैश विड्रॉल करने में होती है। तो जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं, ठीक है, तो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में आता है कैश डिपॉजिट के नाम से। तो वो कैश डिपॉजिट जब आता है तो हमें भी यहाँ पे भी एंट्री उसकी कैश डिपॉजिट में करनी पड़ती है। तो हम एंट्री को कैश डिपॉजिट में करते हैं कॉन्ट्रा से। अब कैश डिपॉजिट में कैसे करेंगे, यहाँ पे अकाउंट में आ जाएगा बैंक नेम, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा कैश, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। आप जैसे कि मैंने पिछली बार 10 लाख का बैलेंस से कैश डिपॉजिट किया था, मैंने 1 लाख रुपए डाले हैं इसमें। यहाँ पे क्वांटिटी भी आ जाएगी जो अमाउंट आप भरते हैं, लेकिन वो सारी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझने के लिए यहाँ पे अपन एक BEING बैंक कैश डिपॉजिट समझने के लिए आप यहाँ पे एक नरेशन दे सकते हो, क्योंकि जब हम कैश निकालेंगे बैंक से तो वो भी एंट्री कॉन्ट्रा में ही होगी, पर उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। जैसे कि ऊपर कैश, ये आसान शब्दों में समझा रहा हूँ आपको, जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। केस अगर हमने निकाले हैं तो केस ऊपर, बैंक अकाउंट नीचे, ये 1 लाख रुपए। यहाँ पे कैश डिपॉजिट की जगह आप लिख सकते हो विथ ड्रॉल्स। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, हो सकता है मेरे साथ गलत हो गया हो। तो यहाँ पे ये कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की एंट्री हमने ऐसे कर दी है। आप ऐसे एंट्री कर सकते हो। ये बैलेंस जैसे कि ये एंट्री में आपको करके दिखाई देता हूँ कंप्लीटली। बैंक स्टेटमेंट में हम वैसे भी चढ़ाएंगे ही इसको। कहाँ से देखेंगे आप इसको, मेरी शॉर्टकट की आदत है थोड़ी, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, बैलेंस शीट से भी, बैलेंस शीट से करंट असेट्स, बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट, ये है हमारी एंट्री। फर्स्ट टाइम 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, फिर 5 लाख रुपए संचय करते मोबाइल को कर दिए, और 1 लाख रुपए हमने कैश निकाल लिए, और अभी हमारे अकाउंट में बच गए 4 लाख रुपए। इसके बीच में और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो रियल बिजनेस में होते हैं, जैसे कि फोन पे से आवक, फोन पे से भी आ सकते हैं। भाई अपने दुकानदार जो है वो किसी को फोन पे से कर भी सकते हैं, किसी एम्प्लॉय की सैलरी कर सकते हैं, या शॉप रेंट भी कर सकते हैं, तो ये वो बताएंगे। ठीक है, और अब कॉन्ट्रा एंट्री आपको समझ में आई गई। पेमेंट की एंट्री भी आपको समझ में आ ही गई है। अब रिसिप्ट की एंट्री आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बताऊंगा। जैसे कि भाई हमारा बहुत बड़ा शोरूम है, हाँ, तो होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। अब रिटेल में तो हमने 2 मोबाइल बेच दिए। अब मान लो किसी होलसेल या किसी दुकानदार को और करना है, किसी दुकानदार को और माल बेचना है, तो हम F8 दबाएंगे, जिससे हमारी सेल्स की एंट्री होगी। अब पार्टी नेम में गौतम डाल लेता हूँ, GOUTAM, ये गौतम मोबाइल। ये छोटा दुकानदार है जो हमसे माल खरीदता है ना, जो छोटे दुकानदार है जिसको हम सेल करते हैं। मान लो जो हमारा कस्टमर है वो सन्ड्री डेप्टर्स में जाएगा, ठीक है, और जिससे हम खरीदी करते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। तो ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स हो गया। बैलेंस शीट भी इसी के हिसाब से मैच होगी। बैलेंस शीट में भी जो आएगा
वो इसी अंडर के हिसाब से अपने को देना पड़ेगा। हाँ, गौतम मोबाइल का एड्रेस, स्टेट उसकी, पिन कोड, बैंक की डिटेल अगर है तो, पेन नंबर, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर उसका देना पड़ेगा। वो B2C थी तो B2C में अपन ने जीएसटी नंबर नहीं दिया, चल गया। लेकिन अगर B2B सेल हम कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि भाई मेरे पास में भी जीएसटी नंबर है और सामने वाले के पास भी जीएसटी नंबर है, तो हम अगर उनको कर रहे हैं तो उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे अपने को शो करना पड़ेगा, ताकि वो GSTR 1 में हमारे वहाँ पे दिख जाएगा। मैं आपको जब रियल अकाउंटिंग करूँगा तब उसमें बताऊँगा, कभी एक दिन डाटा आपका। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेते हैं हम अभी तो। नो, ठीक है, ये सेल्स, ये मोटो जी, हमने एक मोबाइल में 5,000 का प्रॉफिट किया था पिछली बार केस में। अब भाई किसी दुकानदार को आप बेच रहे हैं, B2B में बेच रहे हैं, तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। अगर हम शोरूम से माल बेच रहे हैं तो, और वो रिटेलर को बेचेगा। अब एक मोबाइल की कीमत तो पूरे, मान लो एक जिले में लगभग या तहसील में तो सेम ही रहती है लगभग, मान लो एक सिटी में तो सेम ही रहती है। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने एक कस्टमर को, आप मान लो जो B2C हो मैंने 15,000 कर दी, और मैं जो मुझसे माल खरीद रहा है जो B2B है वो मैं उसको भी 15,000 में दूंगा, क्योंकि मोबाइल की कीमत तो एक ही है ना। तो मैं इसको इतने में नहीं दूंगा, मैं इसको 10 मोबाइल दूंगा। और 10 मोबाइल की कीमत मैंने जब 15,000 रखी थी, अब मैं इसको 3,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। ये 15,000 रुपये का मोबाइल नहीं है। हमने 10,000 में खरीदा, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये प्रॉफिट में ले लिए, क्योंकि ये हमारा जो बड़ा कस्टमर है, जो वो कस्टमर थे जो केस वाले थे, वो हमसे माल ले गए, लेकिन वो हमसे 2 मोबाइल ही ले गए। और ऐसा भी नहीं है कि वो अगर 10 मोबाइल ले जाते तो उनको भी इसी रेट में देते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में कुछ नियम होते हैं जो कि उनको पालन करना पड़ता है, ऐसे नहीं तो बिजनेस पूरा बिगड़ जाएगा, सभी का बिजनेस बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे कि जो रेगुलर है, जो हमारे B2B क्लाइंट है, जो B2B कस्टमर है, तो B2B कस्टमर के लिए हमें है ना वही रेट देना पड़ेगा जो कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी ने हमें एक एजेंसी दी है, एजेंसी दी है, ठीक है, हमारे पास में उसकी डीलरशिप है, तो हम उसका मिसयूज नहीं कर सकते। उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि उसने बोल दिया कि भाई आपके पास में पूरे ज़िले की एजेंसी है, आप पूरे ज़िले में माल दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो और जो दुकानदार है, दुकानदार को कम कीमत में देना पड़ेगा। क्यों कम देना पड़ेगा? क्योंकि वो उसका प्रॉफिट भी निकालेगा। वो दुकानदार हमारे पास में हमेशा हमेशा आने वाला है, तो हमें उसको प्रॉफिट निकाल करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको 12,000 में देंगे, इस पे हमारा प्रॉफिट कम करेंगे। यहाँ से अब एंट्री आगे बढ़ाते हैं। ये एंट्री भी मैं सेव कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे ये शो हो रहा है, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स। ई वे बिल बनता है जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट से जाती है, ठीक है। ई इनवॉइस भी जनरेट होता है आजकल। नियम हो गया है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया है एक बार भी आपका कभी भी, तो आपको ई इनवॉइस भी तुरंत जनरेट करना पड़ेगा। इसमें डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, आप माल कहाँ पे पहुँचा रहे हो, जैसे कि मैं पहुँचा रहा हूँ भाई यूपी, यूपी की यहाँ पे सिटी का नाम आएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नेम, नाउन रहने देते हैं। बहुत सारे को जैसे कि न्यू कर देते हैं, तो न्यू में उसके शिपमेंट विपमेंट ये सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ेगी, तो नॉन कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आईडी, मतलब उसका एक ट्रांसपोर्ट का आईडी होता है, उसका भी कुछ ऐसे ही करके, उसके बारे में पता नहीं है लेकिन होता है। मेड, मोड, किसके द्वारा माल जा रहा है, रोड, रेल, एयर या शिप, तो हमारा रोड के द्वारा ही जाएगा भाई। व्हीकल नंबर, आप यहाँ पे जो गाड़ी में, जिस गाड़ी में माल जाएगा उस गाड़ी का व्हीकल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। व्हीकल टाइप, रेगुलर, भाई रेगुलर माल जाने वाली गाड़ी है तो रेगुलर ही कर देंगे। ये एंट्री हम सेव कर देते हैं।
अब वो यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईवे बिल जनरेशन। हमें अभी तो ईवे बिल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि अभी हम एंट्री सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन मोड पे भी है। तो अब हमारी हम बैलेंस शीट देखते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है। देखो इसमें क्या क्या है अभी। लोन हमारा 10 लाख रुपए का दिख ही रहा है, सिक्योर लोन। करंट लाइबिलिटीज 42,000 रुपये की है। अब ये लाइबिलिटीज 42,000 रुपये की क्या है, देखिए यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है। 98,000 की हमारे पास में जीएसटी आई थी टोटल, जिसमें से हमने यूज की है 1,40,000 रुपये की। सॉरी यार गलत हुआ, सॉरी सॉरी। 1,40,000 रुपये की जीएसटी आई थी हमारे पास में, जिसमें से हमने 98,000 रुपये की यूज कर ली ना। ये क्या हो रहा है, ये करंट लाइबिलिटीज, अरे सॉरी, करंट लाइबिलिटीज में जो हमारे ये 1,40,000 रुपये सन्ड्री क्रेडिटर्स ये देने निकल रहे हैं, ठीक है। 1,40,000 रुपये देने निकल रहा है, और 98,000 हमारे जो है जीएसटी में पड़े हुए हैं, जो हमारे पास में जीएसटी बची हुई है। तो ये 42,000 रुपये दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि ये इसमें से ये वैल्यू घट गई, 1,40,000 में से 98 घट गया। तो ये जो वैल्यू बची है यहाँ पे 42,000 रुपये बची है। ये इसमें यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ ही है, 98,000 और 1,40,000 रुपये। ये 1,40,000 में से 98,000 माइनस हो गई, जिसमें से 42,000 रुपये की आईटीसी अपनी बची हुई है। ये हमारे ऊपर अगर देखा जाए ना, तो एक प्रकार से लोन है ये सन्ड्री क्रेडिटर से वाला। और ये हमारी पूंजी है, जो कि हमारे पास में भी रखी हुई है अगर देखा जाए तो, ठीक है। हमारी अभी असेट से टैक्स के रूप में, जो कि हमारे जीएसटी पोर्टल पे शो है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपये का। अब 30,000 रुपये का प्रॉफिट कैसे हो गया, देखिए ये नेट प्रॉफिट 30,000 रुपये का। यहाँ पे मैं आपको पूरा शो कर देता हूँ। ये परचेज हमारी 5 लाख की, सेल हमारी 1,50,000 रुपये की, और वो 30,000 रुपये का जो प्रॉफिट शो हुआ हमारा। तो हमने जो B2B माल बेचा था एक, तो उसका प्रॉफिट, और एक B2C माल बेचा था एक, उसका प्रॉफिट, है ना। तो ये उसका प्रॉफिट यहाँ पे शो हो गया है। ये हमारी सेल है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, और ये ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं हमारे पास में, क्योंकि हमने बिजनेस जो नया स्टार्ट किया है ना। ये खरीदी हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये इसमें करंट असेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेब्टर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है, ये सारे बैलेंस हमारे शो होने लग गए, जो कि मैंने आपको पिछली बार स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, अभी शो हो रहा है ना। अब बस मैं आज के लिए इतना ही, और जो भी जानकारी वो अब मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगा। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल से जुड़े रहें। और जल्दी ही मैं आपको लाइव कोचिंग दूंगा, बस आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, जो भी अकाउंटिंग सीखना चाहता है, फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा लग नहीं रहा है, आप आसानी से जॉब कर सकते हो अपने शहर में। आपको इसका अनुभव लेना चाहिए, ये बहुत काम की चीज़ है। हमारा जो देखा जाए तो पर दिन हमारे भारत में बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो बिजनेस अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बंदों की भी ज़रूरत बढ़ेगी, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी बढ़ेगी, सभी जगह बंदों की ज़रूरत बढ़ेगी। लेकिन आपके पास में अगर ये एडिशनल अनुभव रहेगा तो इससे कोई बुराई नहीं है आपकी, इसलिए आपको ये सीखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।